अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं सलीम अहमद कासमी। आज हम लोग बेसिक बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और यह हमारी दूसरी वीडियो है। अगर किसी ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखो, रेस्पिरेशन से पहले आप लोगों को ये सारी चीजें मालूम है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्ट्स, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने हैं, जिनको हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं उनको? सेल, यानी डब्बे, ठीक है। बहुत छोटे। और अब इसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही सेल से मिलकर बने हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। और जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं, जैसे ह्यूमन, ठीक है, इंसान, एनिमल, पौधे, इनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। और सेल जो है, जैसे कोई भी बिल्डिंगों की, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उसकी जो मेन, जो जहां से बिल्डिंग बननी शुरू हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिक बोलते हैं, ईंट, ठीक है, ईंट। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो मेन यूनिट है, ठीक, जिससे स्ट्रक्चर बना है, जो काम करने स्टार्ट करती है, वो है सेल, ठीक है। हालांकि सेल भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जहां से किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर शुरू हुआ है और जहां से काम करना शुरू हुआ है, उसको हम बोलते हैं सेल। अब हर ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। कुछ सेल का काम है ट्रांसपोर्टेशन का, कि ब्लड को इधर से उधर लेके जाना। एक्सक्रीशन का मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। रिप्रोडक्शन, अपने जैसी चीज़ें पैदा करना। तो सिंपल सी बात है, इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इवन जब हम खा रहे होते हैं या सो रहे होते हैं, या पढ़ रहे होते हैं, तो तब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ठीक है। तो जो भी फूड हम खाते हैं उसमें एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। और वो एनर्जी जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन के बीच में वो एनर्जी रिलीज होती है। अब हम आते हैं कि रेस्पिरेशन कहते किसको है। रेस्पिरेशन, इट इज अ प्रोसेस बाय विच, ये एक प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी पैदा करता है, ठीक है। जिस खाने को, फ्रॉम द फूड दे इट, उस खाने से एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिसको वो खाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन की उम्मीद है डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। रेस्पिरेशन, इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट ईट। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, एनर्जी लेने के लिए इसका मतलब ये है कि सारी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको रेस्पिरेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए, जो हम सांस लेते हैं ना, हम एयर को अंदर लेते हैं, ठीक है, या बाहर छोड़ते हैं। तो जिस एयर को हम अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। उसको बोलते हैं एयर रिच इन ऑक्सीजन। और फिर जब हम सांस बाहर लेते हैं तो भी हम, तब हम एयर को रिलीज करते हैं, लेकिन वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से सुनना, जो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, यानी ऐसी एयर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम एयर रिच इन ऑक्सीजन। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम एयर को छोड़ते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और ऐसी एयर को छोड़ते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। अब जिस एयर को हम अंदर लेते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में, बॉडी के हर पार्ट में, इवन हर सेल में वो पहुंच जाती है, ठीक है। अब यहां पर सेल में क्या होता है, ध्यान देना। सेल में जो हमारा ग्लूकोज होती है, जो कहते हैं ना भाई, ग्लूकोज है, ग्लूकोज चढ़ाओ, तो हमारा फूड, तो जो ये ग्लूकोज है, यानी मतलब हमारा खाना, फूड, ठीक है, ये सेल में जाके ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल, ठीक है, विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ध्यान देना, क्या कहा है यहां पे? सेल में
द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर हमारा फूड ब्रेक डाउन हो जाए और एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी छोड़े, तो इसको बोलते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। देखिए अब यहां पर रेस्पिरेशन के ना दो टाइप होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहेंगे और एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप इसको लिख भी सकते हैं, मैं बोलते जा रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वाक़या हो, तो इस ऐसे रेस्पिरेशन को बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। आगे बात समझ में। लेकिन कभी कभार रेस्पिरेशन हमारा सर्टेन कंडीशंस में विदाउट ऑक्सीजन भी हो जाता है, तो ऐसे रेस्पिरेशन जो विदाउट ऑक्सीजन हो उसको बोलते हैं हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। यहां पे ये सब लिखा हुआ है, देखिए यहां पे ये है, व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, मतलब फूड, जब हमारा फूड जो है ऑक्सीजन के यूज के साथ, ठीक है, ब्रेक डाउन हो, तो उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर विदाउट ऑक्सीजन है तो इसको बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ध्यान सुनना, अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारा फूड ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अच्छा, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है जैसे यीस्ट वगैरह, ये एयर की मौजूदगी में सरवाइव रह सकते हैं, ठीक है, एयर की अदम मौजूदगी में, ठीक है, अगर एयर नहीं है तो तब भी ये सरवाइव कर सकते हैं, अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्लूकोज है, जो फूड है, वो ऐसे ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में, यानी जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तो वो ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। और इस तरह के केसेस में ग्लूकोज जो है ना, जो हमारा फूड है, वो कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन नहीं होता है। एक तो ये चीज याद रखनी है। देखिए यहां पे लिखा हुआ, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल, ठीक है, कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं ब्रेक डाउन होती है, बल्कि ये लैक्टिक एसिड में, यानी अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़ी बहुत एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है ना बहुत कम मिलती है एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा मिलती है, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम मिलती है। ये देखिए, ग्लूकोज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो अल्कोहल, इसी को हम लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, लिटिल एनर्जी। तो आप लोगों से कभी कभार पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए कभी कभार ह्यूमन भी जो है ना एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर लेते हैं, जैसे जब दौड़ते हैं या हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ जाती है, तो फिर वहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और वहाँ पर ग्लूकोज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ये चीज़ें बनती हैं। देखो यहाँ पर एक सवाल का जवाब दिया है, देखिए, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैव, क्या अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके बाद उसकी जो बॉडी है, जो ये मसल्स हैं, इनमें ऐंठन क्यों हो जाती है? उसका रीज़न ये है कि जो हमारे मसल सेल्स हैं ये एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसलिए बगैर ये ऑक्सीजन के रेस्पायर करने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो ग्लूकोज है, जो हमारा फूड है, वो लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, और लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं, ठीक है, और फिर जैसे हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं तो हमें आराम मिल जाता है, ठीक है। देखिए ब्रीथिंग किसको कहते हैं, ठीक है, देखो यहां पे लिखा हुआ है,
ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्या हम जो एयर को अंदर लेते हैं और फिर एयर को हम बाहर छोड़ते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीथिंग। अगर हम एयर को अंदर ले रहे हैं, द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, यानी ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन। और गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन। और जो हम एयर बाहर निकाल रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। देखिए, कोई भी इंसान 1 मिनट में कितनी मरतबा ब्रेथिंग कर रहा है, इसको बोलते हैं ब्रेथिंग रेट। आगे बात समझ में? ब्रेथिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों होते हैं। तो एक ब्रेथ का मतलब होता है इनहेलेशन, यानी एयर रिच इन ऑक्सीजन अंदर लेना, और एक्सहेलेशन और एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना। इस इन दोनों को मिलाकर एक ब्रेथ कहते हैं, यानी एयर को अंदर लेना और फिर छोड़ना, इसको एक ब्रेथ बोलते हैं। देखो, जो हम ब्रेथिंग करते हैं ना, इसमें क्या क्या है? सबसे पहले नेसल कैविटी। नेसल कैविटी का मतलब ये नाक है हमारी, जो अंदर का जो जगह है, अंदर की जो चीज़ें होती है उनको नेसल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। नथुने, नोस्ट्रिल, फिर उसके बाद अंदर में जो जगह होती है दोनों में, नथुने जिनको बोलते हैं, नथुनों में अंदर में जो जगह होती है, जो चीज़ें होती हैं, उन सबको जो है बोलते हैं नेसल कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? नेसल कैविटी। उसके बाद फेरिंग्स, ठीक है, ये यहाँ पे फेरिंग्स है, फेरिंग्स। उसके बाद लेरिंग्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ध्यान देना, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। फिर ट्रेकिया, यानी विंड पाइप, ट्रेकिया। और ये फिर ट्रेकिया से होते हुए ये हमारे लंग्स में पहुंच जाती है। उसके बाद लंग्स में भी बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो, हमारे लंग्स में कई चीजें पाई जाती हैं। ब्रोंकाई, इनको हम बोलते हैं ब्रोंका, ब्रोंकाई, ठीक है, ये ब्रोंकाई। और इसी तरह इधर भी होती है। फिर इन ब्रोंकाइज में से कुछ पार्ट निकल जाते हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? फिर हर एक ब्रोंक्यूल में ना, ये बैलून टाइप पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एल्वोलाई। क्या बोलते हैं इसको? एल्वोलाई। देखो, अब उस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखाया गया है। और फिर, ठीक है, आगे समझने से पहले ये चीज समझ लीजिए। सबसे पहले एयर जो है नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से फिर फेरिंग्स में, फिर उसके बाद लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर लंग्स। लंग्स में फिर ये ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई, और इधर भी यही स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, बस एक दिखाया है यहाँ पर। फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंक्यूल्स में ये बैलून लाइक एक स्ट्रक्चर है। और ये बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा होते हैं, ये गुच्छा होता है अंगूर की तरह, और बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब ये जो है ना, देखिए, यहाँ पर ब्लड फ्लो होता है, इनको बोलते हैं हम कैपिलरी। क्या बोलते हैं इनको? कैपिलरीज, ठीक है। तो हर एक जो एल्वोलाई होती है ना, ये जो ये कैपिलरीज होती हैं, जो नेटवर्क होता है, इसमें क्या ब्लड भी फ्लो होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से सराउंड होता है। अब कैपिलरीज और एल्वोलाई की जो वॉल्स होती है वो बहुत थिन होती है, और गैस आसानी से पास हो सकता है। कैपिलरीज ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करती हैं एयर से, ठीक है, ध्यान देना। द कैपिलरीज अब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द एल्वोलाई। जो एल्वोलाई में जो एयर होती है, वहाँ से ये कैपिलरीज ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जज्ब कर लेती हैं, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एल्वोलाई। और जो इन कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसको ये एल्वोलाई में छोड़ देती हैं। इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, जो ये हमारा चेस्ट है ना, चेस्ट, चेस्ट, एक तो ये रिब, ठीक है, पसलियों से घिरा हुआ है, प्रोटेक्टेड है। ये पैर में 12 होती हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये डायफ्राम है, डायफ्राम, ठीक है, ये डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। ये ये डायफ्राम हमारे चेस्ट को, और जो हमारा एब्डोमेन है, जो स्टमक है, उसको सेपरेट करता है, अलग करता है।
ये देखिए इस वाले पार्ट को जो है डायफ्राम बोलते हैं, डायफ्राम। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बतलाया गया है, द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। हमारी एयर में स्मोक है, डस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द एयर प्रेजेंट इन आर नेसल कैविटी। तो जो ये अनवांटेड चीज़ है जैसे डस्ट, स्मोक वगैरह, तो ये हमारे जो नाक में बाल होते हैं यही उन चीज़ों को रोक लेते हैं। लेकिन कभी कभार ये पार्टिकल जो है बालों से पास हो जाते हैं और नेसल कैविटी में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से इरिटेशन होती है। ठीक है, तो जिसके नतीजे में हम छींकते हैं। देखो अब से पहले जो ब्रीथिंग आप लोगों ने पढ़ी है वो ह्यूमंस में है। ठीक है, और कुछ अदर एनिमल्स में भी है, लेकिन कुछ अदर एनिमल में अलग होती है। जैसे कॉकरोच है, तो कॉकरोच की जो ब्रीथिंग है वो अलग है। ये कॉकरोच की ये जो साइड है इसमें छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग होती है, छोटे छोटे दरवाजे होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पाइरेकल। क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल। ठीक है, और भी इंसेक्ट्स हैं जिनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और फिर इनमें एयर ट्यूब का एक नेटवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। तो यहाँ ट्रेकिया में गैस एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइरिकल्स इनटू द ट्रेकियल ट्यूब्स। ठीक है, जो ऑक्सीजन होती है वो इन स्पाइरिकल के थ्रू ट्रेकियल ट्यूब में चली जाती है। फिर वहाँ पर जो बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं उनमें डिफ्यूज आ जाती है, मतलब घुल जाती है। फिर बॉडी के हर सेल में वो पहुंच जाती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द, अब सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो ट्रेकियल ट्यूब में चली जाती है, फिर वहां से स्पाइरिकल के थ्रू ही वो बाहर आ जाती है। ठीक है, ये कॉकरोच वगैरह की है। अर्थवॉर्म में, अर्थवॉर्म अपनी स्किन के थ्रू सांस लेता है। ठीक है, अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है वो थोड़ी ये होती है मॉइस्ट, मतलब उस पर लगी रहती है, जिसको हम नमी बोलते हैं। ठीक है, गैसेस कैन इजीली पासेस थ्रू देम। यहाँ से जो है इनकी जो स्किन होती है यहाँ से गैसेस पास हो जाती हैं। ठीक है, दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स दे कैन ऑल्सो ब्रेथ थ्रू देयर स्किन। फ्रॉग जो है इंसानों की तरह उनमें लंग्स भी होते हैं, लेकिन वो अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीथिंग करते हैं। और फिश वगैरह जो है अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं। ठीक है, जिनको हम गिल्स बोलते हैं, गिल्स। अब जैसे और लिविंग थिंग ब्रेथ लेती हैं तो इसी तरह प्लांट भी जो है ब्रेथिंग लेते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं। देखिए एनिमल जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं करते हैं। प्लांट्स टेक इन एंड गिव आउट एयर थ्रू पोर्स कोल्ड। तो प्लांट जो एयर लेते हैं और जो छोड़ते हैं वो उनकी लीव्स में छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो वो इनके थ्रू, ठीक है, एयर लेते हैं और छोड़ते हैं। ये इस चैप्टर की समरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है रेस्पिरेशन का, लेकिन अभी हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आप तमाम हजरात से हमारे मिशन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।